हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। होपफुली बढ़िया से पढ़ाई हो रही होगी। लेक्चर 7 तक आपने फिनिश कर लिया होगा, वर्कशीट के साथ में एग्जाम्पल्स, लेक्चर नोट्स वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। दोस्तों, लेक्चर 8 मैग्नेटिक फील्ड का आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली आज का अपना टारगेट रहेगा एक तो लॉरेंट्ज फोर्स का डिस्कशन, और एक फिर अगर टाइम बचता है लास्ट में तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर एक और बहुत शानदार टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आने वाला है। सो गाइज, लेक्चर 7 में हम बात कर रहे थे अबाउट दैट केस 3 कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया और एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0, 180 या 90 के अलावा कुछ और रखा, तो पार्टिकल का वो जो हेलिकल पाथ होना था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लेने थे, वो सब हमने रैप अप कर लिया था। और मेनली गाइज आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं विद सम मोर एग्जाम्पल्स। ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वाला जो कहानी था, या चार्ज पे जो फोर्स लगता है Q टाइम्स V क्रॉस B वाला जो मैटर था, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस अपन पिक कर रहे हैं, और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक लॉरेंट्ज फोर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो स्ट्रेट अवे आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, एग्जाम्पल से ही शुरुआत कर रहा हूं आज के लेक्चर की, तो पॉज करो एक बार और खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जो भी सिचुएशन में दे रखा है खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन वेरीफाई करना। ओके, तो इट सेज द ड्राइंग्स शो three situations which a positively charged particle is moving through a uniform magnetic field with a velocity v. For each situation, what is the direction of magnetic force acting on the particle? तो 3 अलग अलग तरीकों से पार्टिकल को मूव करता हुआ अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है, किसी वेलोसिटी थ्रो किया है, और फोर्स का डायरेक्शन चेक करना है गाइस। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, और केवल आपको वो रिकॉल करना है कि अपन फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते थे। सो गाइज, अपना फॉर्मूला जो था फोर्स निकालने के लिए, जो अपना फॉर्मूला चल रहा था, वॉज Q टाइम्स V क्रॉस B, है ना। तो सीधा अपना वो फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B। इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेशन करी थी। अब इसमें डायरेक्शन कैसे देखना था कि पहले आप V क्रॉस B का डायरेक्शन निकाल के रख लो, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स V क्रॉस B की तरफ ही आएगा, और नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट आ जाएगा। तो देखो, पहली बात तो तीनों केसेस में पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो जो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का हो जाएगा। तो पहले केस में देखना, V नेगेटिव Y में है और B सामने की तरफ है, तो V के अलोंग फिंगर्स रखो, B की तरफ कर्ल करो, तो V क्रॉस B नेगेटिव X में आ रहा है ना। तो नेगेटिव X में आ रहा है, तो यहां पे नेगेटिव X दिख रहा है केस A में। B में अपन वेरीफाई करें तो वेलोसिटी प्लस Y में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है Z में, नेगेटिव Z में। तो इसमें V क्रॉस B कर रहा हूं तो ये भी नेगेटिव X में ही आ रहा है, ये नेगेटिव X में आ गया। और इसमें आप देखो तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो फोर्स 0 हो जाएगा, एंड स्ट्रेट अवे आपको ऑप्शन C जो है दैट बिकम्स द आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सरल है, केवल मैंने V क्रॉस B वाला जो मैटर था वो आपको याद दिलाया है इस क्वेश्चन के थ्रू, कि आपको V क्रॉस B के थ्रू फोर्स की डायरेक्शन देखनी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर्ली इसको हैंडल करना सीखे। इन केस कभी आपको नीट में ये सवाल मिले तो इसमें डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इस क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। ढंग से एक बार ऑब्जर्व करना है इसको। इट सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड अ चार्ज q is projected into a region having a perpendicular magnetic field B. Then find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field if the width of the region is slightly smaller than or approximately ये दो values। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मीनिंग पहले आपको समझा देता हूं कि सवाल का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो पहले इसका एनालिसिस समझने की ट्राई करो कि क्या है, क्या आ रहा है ओवरऑल। इट सेज कि भाई अपन ने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, तो ये मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस इलाके में बना दी। ठीक है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना दी, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ जो है वो d है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार इसका विड्थ जो है वो d दे रखा है। तो मान लो ये जो सेक्शन है ना, ये आपका वो विड्थ हो गया, ये d विड्थ हो गया। ठीक है, अभी बोल रहा है इस पार्टिकल को अपन ने यहां किसी स्पीड से, कोई v स्पीड से ऐसे अंदर की तरफ प्रोजेक्ट किया। तो यहां से एक पार्टिकल को मैं इधर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये मान लीजिए इस जगह से एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, तो ये प्लस Q चार्ज का पार्टिकल है जिसको किसी v स्पीड से मैंने इसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। अब ये पार्टिकल ऑफ कोर्स आप देखो v और b पार्टिकल का वेलोसिटी, ये यहां पे इसका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ऑफ कोर्स इमीडिएटली ये सर्कुलर पाथ में जाना स्टार्ट करेगा।
है ना, सर्कुलर मोशन करेगा। आप v क्रॉस b चेक करो तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट मींस पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, वो इस तरफ डाइवर्ट होने वाला है। नाउ इट सेज फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, वो कितना एंगल से डाइवर्ट हुआ है जब वो मूव कर रहा होगा एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस d। तो पहले केस में आपको देखो d कितना दे रखा है, mv बाय क्यूबी। mv बाय क्यूबी मतलब रेडियस के बराबर, आपको रेडियस का फॉर्मूला ध्यान होगा गाइज, ये r इक्वल टू mv बाय क्यूबी, तो रेडियस के बराबर का विड्थ है। और फिर ये बोल रहा है कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा तो वो इनिशियल डायरेक्शन के रिलेटिव कितना अमाउंट से डेविएट हो चुका होगा वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो जैसे ऐसे मैं सॉल्व करूंगा क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो ध्यान से मेरी बात समझना। तो जब ये रेडियस के बराबर का डिस्टेंस है और ये रेडियस के बराबर के डिस्टेंस में अब जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो गाइज जैसे ये यहां से v क्रॉस b फोर्स की वजह से ऊपर टर्न होगा ना, तो आप देखो ये यहां जब r के बराबर का ही डिस्टेंस है ना, ये d mv बाई क्यूबी r के बराबर का डिस्टेंस है, तो ये यहां से टर्न हुआ, सिंस ये रेडियस के बराबर का ही जगह था तो यहां से घूम के इधर से बाहर निकल गया। ठीक है, आप देखो इस तरह का सर्कल बनेगा इसका, यहां इसका वेलोसिटी इधर है, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल होगा, और सिंस ये रेडियस के बराबर की ही जगह है तो ये जस्ट यहां से ऐसे टर्न मार गया। तो देखो ये रेडियस के बराबर का डिस्टेंस हो गया ना, तो ये जस्ट यहां से ऐसे टर्न मार गया, और यहां से टर्न मारने के बाद इस जगह से इसने एग्जिट ले लिया, ये यहां से इसने एग्जिट ले लिया। तो जब ये यहां से एग्जिट ले रहा है तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के एग्जैक्ट एंटी पैरेलल है। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, जब ये जगह रेडियस के बराबर है तो ऐसे केस में ये पार्टिकल आराम से अपना फुल टर्न कंप्लीट कर पाएगा और ये सेमी सर्कल बनाता हुआ बाहर चला जाएगा। अब सिंस इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, तो ये सर्कल पूरा नहीं हो पाएगा। सिंस इधर से ही मोशन की शुरुआत हुई है तो इधर से चल के यहां से एग्जिट ले लिया, अगर इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होती तब तो ये फुल सर्कल बना लेता अपना, तो इस जगह से मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट कर गया। तो ऐसे केस में, पहले केस में आपका जो डेविएशन आ रहा है, दैट डेविएशन इज 180 डिग्री। देखो सही लग रहा है ये, है ना, उसके फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में टोटल 180 डिग्री का एंगल आ गया, तो 180 डिग्री का डेविएशन हुआ है केस ए में। तो ये आपका पार्ट ए तो सॉल्व हो गया। नाउ पार्ट बी आप देखो कि अगर ये विड्थ जो है वो और कम होता, मतलब ये mv बाई 2 क्यूबी, दोस्तों r बाई 2 विड्थ दे रहा है अब ये, तो अब अगर ये r बाई 2 की ही जगह होती तो ऑफकोर्स ये यहां से ऐसे सेमी सर्कल पूरा तो नहीं कर पाता ना, यहीं से बीच में से कहीं एग्जिट कर जाता। तो वो अब पूछ रहा है कि कितना डेविएट होकर वो एग्जिट करेगा, उस चीज को एनालाइज करना है। तो देखो गाइज अगेन, ये मैंने इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, आराम से तसल्ली से समझना इस सिचुएशन को। इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इस बार ये जो विड्थ है वो विड्थ हमें जो दे रखा है d, वो r बाई 2 है, रेडियस बाई 2 के बराबर का विड्थ है, ये r बाई 2 आपको दे रखा है। ठीक है, इस जगह से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहां से आपने उसको प्रोजेक्ट किया किसी v स्पीड से। सिंस ये जगह इनसफिशिएंट है, आपने q चार्ज को v स्पीड से थ्रो किया, सिंस ये जगह इनसफिशिएंट है सर्कल कंप्लीट, ऐसे सेमी सर्कल पूरा करने के लिए हमें रेडियस के बराबर जगह चाहिए थी, वो नहीं है। तो ऐसे केस में ये कुछ आर्क बना के, यहां से कुछ आर्क बना के इधर से ही एग्जिट ले लेगा। भाई वैसे इसको अगर पूरा जगह मिलता तो वो सर्कल कंप्लीट कर पाता, बट सिंस ये जगह नहीं है तो यहां से ऐसे कुछ आर्क बनाया और ये आर्क बना के इस जगह से ही ये एग्जिट ले लेगा। देखो सिंस वो टर्न करने के लिए अब वहां पर स्पेस नहीं है, तो इस जगह से इसने मैग्नेटिक फील्ड में से एग्जिट ले लिया। ये एग्जिट लेते समय का इसका वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ था, इस ट्रैक पे गया, सर्कुलर ट्रैक पे गया, बट सर्कुलर ट्रैक पूरा नहीं हो पाया बिकॉज स्पेस अवेलेबल नहीं था। तो कुछ एक आर्क बना के यहीं से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल लिया, बिकॉज अब जगह नहीं है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो सीधा यहां से बाहर जाएगा टेंजेंशियली। तो ये ओरिजिनल वेक्टर जो है ना आपका वेलोसिटी, उस वेक्टर के साथ कितने एंगल पे बाहर गया, उस वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर उसने एग्जिट मारा है। तो ये थीटा एंगल का डेविएशन इसमें आया कि भाई पहले ऐसे चल रहा था, अब फाइनली ऐसे चल रहा है, तो थीटा एंगल का डेविएशन आया, वही हमें निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करें, देखो ध्यान से बात समझें और ध्यान रखें आगे के लिए। गाइज ये जो सर्कुलर मोशन अगर प्रॉपर जगह होती तो सर्कुलर मोशन इस तरह से कंप्लीट होता,
इसका मतलब यहां कहीं पर इसका सेंटर आना है, इस जगह पे कहीं इस सर्किल का सेंटर रहा होगा। जैसे इस केस में सिंस यहां जगह कंप्लीट थी तो इधर ही कहीं आपका सेंटर आएगा उस सर्किल का, तो यहां अपन मान लेते हैं इस जगह कहीं इसका सेंटर आएगा। अब सेंटर अगर यहां है तो इस सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस ये जो होगा ये रेडियस के बराबर है। ये सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये रेडियस के बराबर है, ठीक है। और अपने को ये थीटा कैलकुलेट करना है कि यहां से बाहर निकलते निकलते ये कितना डेविएट हो चुका है वो निकालना है। नाउ गाइस थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट यहां पर नोटिस करेंगे यार, इस टेंजेंट और इस हॉरिजॉन्टल, ये टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच में थीटा एंगल है। अब ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और ये वाला जो रेडियस है वो इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है। तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है, तो यहां पे थीटा आ गया ज्योमेट्री से, है ना, वो एंगल थीटा आ गया। अब वो थीटा आने के बाद क्या करो, इधर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, इस जगह से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये मैंने यहां से राइट एंगल ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसमें ये वाला सेगमेंट कितना है, तो ये वाला सेगमेंट है r/2, तो ये डिस्टेंस जो आ रहा है ये है r/2 और वो सामने वाली साइड जो है वो r है। सो गाइज इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, देखो इसमें अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट साइन थीटा दिस इज r/2 अपॉन r। ये r/2 अपॉन r कर रहा हूं तो ये हाफ आ रहा है, दैट मींस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। सिंपली ये कहानी खत्म। तो ऐसे केसेस में जहां मैग्नेटिक फील्ड में इनसफिशिएंट स्पेस है ना, वो अपने आर्क में सर्कल चलते चलते बीच में ही कहीं एग्जिट ले लेगा। यहां भी मैंने आपको यही बोला, अगर इधर भी पूरी मैग्नेटिक फील्ड होती तब तो फुल सर्किल बना पाता, उधर से बाहर नहीं निकला, क्यों? बिकॉज रेडियस के बराबर चौड़ाई थी तो उसको टर्न करने के लिए जगह मिल गई, पर फिर यहां सर्किल पूरा करने के लिए जगह नहीं मिली तो 180 डिग्री बना के बाहर निकल गया। यहां टर्न करने के लिए भी पूरी जगह नहीं थी तो कुछ आर्क बनाकर ही एग्जिट ले लिया। अभी कितने एंगल पे एग्जिट लिया था वो निकालना था, तो उसके लिए एक ट्रायंगल तैयार किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंगल पता किया, साइन थीटा अप्लाई किया, 30 डिग्री आ गया। गाइस ऐसे केसेस में जनरल रिजल्ट क्या है, इन जनरल क्या करना है, आप देखो इस तरह का अगर सिचुएशन बनेगा ना तो आप ऐसे डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे केसेस में साइन थीटा जो आएगा, दैट साइन थीटा इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो क्या था, परपेंडिकुलर था ये d, जो इस केस में r/2 है, बट इन जनरल ये d होगा और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो r ही होगा ऐसे फोटोग्राफ में। तो डायरेक्टली आप आगे के लिए साइन थीटा इक्वल टू d/r ध्यान रख सकते हो कि ऐसे इनसफिशिएंट वाले इलाके में वो किस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा, कितना एंगल बना के बाहर निकल जाएगा, वो सीधा निकाल सकते हैं यूजिंग साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज d/r, और यहीं से आपको आंसर मिल गया। मतलब अगर ये mv/4 होता, r/4 होता, तो यहां पे आप सीधा r/4 लिखते और साइन थीटा इक्वल टू 1/4 एंगल बना के वो बाहर निकल जाता, दैट्स इट, फिनिश, है ना। तो ये एक प्रोफाइल है जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि कभी आपको डायरेक्टली काम आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है बट डेफिनेटली सेक्शन बी में या किसी और रूप में पूछा जा सकता है, राइट। तो ये तो खैर गाइज सर्कुलर मोशन वाला जो मैटर है, केस 2 केस 3 वाले मैटर्स जो हैं वो अपन ने फिनिश कर लिए। अब यार नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगेन अ वेरी वेरी क्रूशियल वन, दिस टॉपिक इज अबाउट अ नेम कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बोला कि क्वेश्चंस तो लगातार चलते रहेंगे एंड तक, मैं बीच बीच में मिक्स्ड प्रॉब्लम्स लेता रहूंगा आपकी और बेटर प्रैक्टिस कराने के लिए, बट टॉपिक में अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली, अगर कोई इलाका अपन कंसिडर करें, कोई रीजन अपन कंसिडर करें जहां अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर लें और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा लें, है ना, कोई भी ऐसा रीजन अपने कंसिडर किया जहां ई भी प्रेजेंट है और जहां बी भी प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना काम करेगा, अपना फोर्स लगाएगा F बराबर QE, और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएगा Q टाइम्स V क्रॉस B। सो इफ E एंड B coexist in a region,
ठीक है, ऐसा कोई रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और पार्टिकल जो है उसको मान लो अपन v वेलोसिटी से चला रहे हैं, उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, तो अब पार्टिकल पे टोटल फोर्स क्या होगा? तो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मतलब ही नहीं है कि पार्टिकल रेस्ट पे है कि चल रहा है कि 90 डिग्री पे फेंका है, वॉट एवर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो F इक्वल टू क्यू ई ही लगेगा, उसमें तो अपन जानते हैं वेलोसिटी का काम ही नहीं होता। और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वो वेलोसिटी के बिना चालू नहीं होती, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होगा? तो वो जाएगा आपका Q टाइम्स V क्रॉस B। वो तो ऑफकोर्स अपन उसी को पढ़ रहे हैं 2-3 लेक्चर से। और फिर जब दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, सिंस ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब आपका टोटल फोर्स जो होगा, दैट टोटल फोर्स इज ऑफ कोर्स द वेक्टर समेशन ऑफ दीज टू, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है वो भी और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लग रहा है, तो क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी वो आ गया। ठीक है, ये जो आपका नेट फोर्स है ना, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज द लॉरेंट्ज फोर्स। ये जो आपका टोटल फोर्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी आ गया, वी कॉल दिस एज द लॉरेंट्ज फोर्स। इसको लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या है। अब हमारा डिस्कशन यहां पर क्या है? लॉरेंट्ज फोर्स तो एक नाम है भैया, अपन ने समझ लिया कि किसको अपन लॉरेंट्ज फोर्स बोल रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों लग रही हो, दोनों का वेक्टर समेशन आप कर लें और दोनों के वेक्टर समेशन के बाद ये नेट रिजल्ट आ जाए। अब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है साहब कि अगर मान लो ये दोनों फोर्सेस लग रही हो और फिर भी पार्टिकल बच के निकल जाए, मतलब पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स तब भी जीरो रह जाए, क्या पॉसिबल है ऐसा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी लग रहा है और तब भी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहा। कैसे पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के साथ नलिफाई हो जाए, कैंसिल हो जाए, पॉसिबल तो है ही साहब, है ना। तो अब मैं पॉइंट ये डिस्कस कर रहा हूं दैट इफ अ पार्टिकल, if a charged particle moves unaccelerated in the presence of these fields, ठीक है, अब ये मुद्दा अपन उठा रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों फील्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं और इन दोनों फील्ड्स के एग्जिस्ट करने के बाद भी आपका पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल गया है। भाई अनएक्सेलरेटेड निकलने का मतलब क्या है? कि आपका नेट फोर्स जीरो है ना। एक्सेलरेशन आपका जीरो है, दैट मींस आपका नेट फोर्स जीरो है। तो जो आपका लॉरेंट्ज फोर्स लगा ना टोटल, वो अगर जीरो हो जाए, वो जीरो होने के लिए क्या करना? भाई नेट फोर्स जीरो होगा तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी आपका पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड अनएक्सेलरेटेड चलता रहेगा सीधा। तो यहां पर हम उसी मैटर को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दोनों फोर्सेस के होने के बावजूद भी आपका पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड चला गया तो क्या कंडीशन बन रही होगी, दैट इज द डिस्कशन राइट नाउ। तो साहब अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है बच्चे, तो अगर ये टोटल फोर्स अपन देखें तो ये आपका एक फोर्स तो है क्यू ई और दूसरा है प्लस क्यू टाइम्स ये वी क्रॉस बी, है ना। और ये नेट फोर्स मुझे जीरो करना है, ये नेट फोर्स जीरो करना है, इसी को बोला ना अपन, ये नेट फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स जीरो करना है, जीरो किया। अब रीअरेंज करें बेटा, तो रीअरेंज कर रहे हैं तो ये आपका वैल्यू बन रहा है क्यू ई विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, करेक्ट है। इसमें क्यू वाला टर्म कैंसिल कर दिया, चार्ज का टर्म कैंसिल किया, और चार्ज कैंसिल करने के बाद वी हैव दिस E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। सो गाइज ये जो कंक्लूजन अपने पास आ रहा है, अ वेरी वेरी क्रूशियल रिजल्ट, ये जो कंक्लूजन अपने पास आ रहा है कि अगर लॉरेंट्ज फोर्स जीरो करना है, अगर नेट फोर्स जीरो करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों के प्रेजेंट होने के बाद भी अगर टोटल फोर्स जीरो चाहिए, तो E शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। हमने क्या किया? हमने दोनों फोर्स मिलाकर जीरो कर दिए, फिर इस टर्म को वहां पे भेजा, चार्ज वाला टर्म कैंसिल किया, और E जो है वो माइनस ऑफ V क्रॉस B आ गया। सो फॉर द नेट लॉरेंट्ज फोर्स टू बी जीरो, द क्राइटेरिया दैट शुड बी फॉलोड इज E इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस B। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि अगर आप पता करना चाहते हैं कि भाई वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है,
तो बताओ साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होना चाहिए ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए V क्रॉस B के ऑपोजिट, है ना? ये माइनस क्या बता रहा है कि आप पहले V क्रॉस B निकाल लो, उस V क्रॉस B के ऑपोजिट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, सो दैट द नेट लॉरेंस फोर्स बिकम्स जीरो। तो कंक्लूजन क्या है? फॉर लॉरेंस फोर्स टू बी जीरो, the electric field should be opposite to V क्रॉस B। ठीक है, E इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B के विपरीत होना चाहिए फॉर दिस लॉरेंस फोर्स टू बी जीरो। राइट, तो ये एक एस्पेक्ट अपने पास निकल के आया कि लॉरेंस फोर्स जीरो होने के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B के ऑपोजिट होना चाहिए। मैं आपको अभी एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, इसका मीनिंग इस सिचुएशन में समझने की ट्राई करूं। देखो, अगर मैंने कोई अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, अपना यूजुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, तो ये मेरे एक्स वाई जेड एक्सिस बन गए। ठीक है, फिर फर्दर मान लो ऐसा है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रखी है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मैंने पार्टिकल को वेलोसिटी दे दिया, ये मेरे पास एक चार्ज था, इसको मैंने वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, दिस इज सम चार्ज प्लस क्यू। और फिर मैं बोल रहा हूं कि इस सिचुएशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए सो दैट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। तो अब वही मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि नेट फोर्स जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ V क्रॉस B के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब V क्रॉस B के ऑपोजिट होना चाहिए। तो इस केस में V इस तरफ दिया है, B इधर दिया है, तो V क्रॉस B किधर आ रहा है? देखो, तो V क्रॉस B आ रहा है आउटवर्ड्स प्लस Z में। इसका मतलब लॉरेंस फोर्स जीरो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस V क्रॉस B के विपरीत चाहिए, मतलब माइनस के कैप में चाहिए। सो फॉर F नेट टू बी जीरो, for F net to be zero, this E vector, it should be minus of V cross B, ये derive हुआ है, implies E vector must be in, जैसे आप देखो तो V cross B आउटवर्ड आ रहा है प्लस Z में, तो माइनस ऑफ V cross B इनवर्ड आएगा, must be in माइनस के कैप डायरेक्शन। इस तरह के सवालों में अपने को ये काम में आएगा। ये कैटेगरी अगेन इंपॉर्टेंट है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगाएं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगाएं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये काम में आएगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। देन गाइज इसके अंदर एक और चीज एनालाइज करना कि ये जो रिजल्ट अपन ने लिखा है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज। आप देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही होती तो भी ये क्यू तो कैंसिल ही होना था, और नेगेटिव चार्ज का डिस्कशन होता तो भी ये क्यू तो कैंसिल ही होना है। मतलब ये जो रिजल्ट अपन ने बनाया है ना, ये इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि कौन से चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है कि नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है। सो दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, लॉरेंस फोर्स जीरो होने का क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है। तो ये एक बात अपनी फिनिश हुई है ना। तो लॉरेंस फोर्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। लॉरेंस फोर्स जीरो होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो अपन ने ऑब्जर्व कर लिया, और उससे रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा एवरेज सा न्यूमेरिकल देख लिया। राइट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे गाइज, इसी का एक एप्लीकेशन है, इसका एक एप्लीकेशन है बाय द नेम वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, राइट। इस वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है, पहले इसका सेटअप समझ लेते हैं कि काम क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी सिलेक्टर ये ऐसा है कि मान लीजिए आपने एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का एक पॉजिटिवली चार्ज शीट कंसिडर किया, यहां आपने एक नेगेटिवली चार्ज शीट कंसिडर किया। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव शीट जो अपने लगाई है, इस बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो मान लो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई।
ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो ये अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में सेटअप कर लिया। वैसे पुरानी यादें अपनी आगे होंगी कि एक शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ध्यान आ रहा है ना। तो मान लो उस तरह की शीट से अपने पहले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनवा ली, प्लस से माइनस की तरफ बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इस इलाके में अपने एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स है। इस पूरे इलाके में मैंने इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो इस पूरे रीजन में एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, ऐसे बहुत सारे क्रॉस नहीं बना रहा हूं, है ना, तो एक सिंगल क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पूरे इलाके में एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है। अब दोस्तों क्या होता है, इस वेलोसिटी सिलेक्टर में यहां से ना बहुत सारे पार्टिकल्स, अलग अलग स्पीड के पार्टिकल्स यहां से प्रोजेक्ट किए जाते हैं। तो इस जगह से हम बहुत सारे अलग अलग स्पीड के पार्टिकल्स को यहां से प्रोजेक्ट करेंगे। मान लो इस जगह से मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स को ऐसे परपेंडिकुलरली इस वे में प्रोजेक्ट किया, तो ये जो भी चार्ज होगा, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, व्हाटएवर। तो आपने यहां से कुछ पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया, अलग अलग स्पीड्स से प्रोजेक्ट किया, और मैं चाहता था कि ये जो मिक्सचर है पार्टिकल्स का, ये जो भीड़ है पार्टिकल्स की, जिसमें कुछ पार्टिकल्स 4 की स्पीड से भी भाग रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स की स्पीड 5 है, कुछ पार्टिकल्स की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, कुछ की 9 मीटर पर सेकेंड है, किसी की 12 मीटर पर सेकेंड है, और मैं चाहता था इस बुरी भीड़ में से जो 6 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल्स चल रहे हैं ना, वो मुझे अलग करने हैं बाकी भीड़ से, है ना। एंड दैट्स व्हाई द नेम वेलोसिटी सिलेक्टर। आप अपनी मनपसंद वेलोसिटी के पार्टिकल्स जो हैं उनको अलग करना चाह रहे हैं पूरे भीड़ में से। तो आपने बहुत सारे पार्टिकल्स का पूरा बंच मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स आपने इसके अंदर प्रोजेक्ट किया, पूरी लाइन में ऐसे प्रोजेक्ट किया। फिर जो आपके पसंद की स्पीड के पार्टिकल्स थे वो आपको सीधे चाहिए जो अनडिफ्लेक्टेड आ जाएं, और बाकी पार्टिकल्स छट जाएं। उस तरह के सेटअप को आप वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। इसका मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूं कि किस तरह का ये सेटअप रहता है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह का ये डायग्राम रहता है। ठीक है, ये आपका प्लस और माइनस शीट हो गया, और इसको बड़ा करूं, तो ये आपका वो प्लस और माइनस शीट हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये प्लस और माइनस शीट। ठीक है, इधर से बहुत सारे एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को आपने फेंका। ये मैग्नेट्स जो हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड बीच में सेटअप करके रखेंगे। तो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, उस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, ई और बी 90 डिग्री पे हैं गाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ बना हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बना हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, परपेंडिकुलर। उस इलाके में से आपने बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर निकाले, ठीक है, और फिर कुछ मनपसंद पार्टिकल जिस स्पीड के आपको चाहिए थे वो सीधा सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए, वो सीधा सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए यहां से चलते हुए आपको एक बीम की तरह इधर मिल गए। और जो पार्टिकल्स की हमें छटनी करनी थी, जो हमें नहीं चाहिए थे, उसमें से कुछ लोग इस तरफ इकट्ठा हो गए, यहां पे चले गए, कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ डाइवर्ट हो गए, बट कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे हमारे मनपसंद वाली वेलोसिटी के जो सीधे आए और यहां पर आके कलेक्ट हो गए। तो ये अपना वेलोसिटी सिलेक्शन का काम इस तरह के सेटअप से किया जाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, फंडा क्या है, वो समझाता हूं। देखो, अब अपन ये जानते हैं कि यार कौन सा पार्टिकल ऐसा, मतलब फॉर द पार्टिकल, चलो फॉर द पार्टिकल टू पास अनडिफ्लेक्टेड, एंड अगर अपन चाहते हैं कि हमारे कुछ पार्टिकल्स ऐसे अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकल जाएं, तो ऐसा होने के लिए लॉरेंट्ज फोर्स 0 करना पड़ेगा। अभी अपनी बात हुई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी है। गाइज आप चेक करना, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां एंटर होगा ना, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो किस तरफ लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो नीचे की तरफ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस तरफ लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा V क्रॉस B की तरफ। तो V क्रॉस B निकालो, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पार्टिकल पे ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नीचे लग रहा है, एंड देयर इज अ डेफिनेट चांस ऑफ कैंसिलेशन। दोनों फोर्सेस कैंसिल हो ही सकते हैं।
तो अपन ये जानते हैं कि ऐसी हालात में पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड कब जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ वी क्रॉस बी की गणित फॉलो करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर माइनस ऑफ वी क्रॉस बी है तो आपका पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। अब इस फोटोग्राफ में देखें दोस्तों, तो v और b है ना, इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखते हैं। तो v और b के बीच में एंगल क्या है? तो यहां v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है। देखो ये वेलोसिटी तो हो गई ये वाली, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v और b के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो गया आपका vb sin 90। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर लिख रहा हूं तो माइनस माइनस तो डायरेक्शन के लिए था, तो v क्रॉस b हो गया vb sin 90, और यहां से sin 90 तो 1 हो गया, यहां से v की वैल्यू आ गई e बाय b। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला वो अब समझते हैं अपन कि गाइज, अगर आप बहुत सारे अलग अलग स्पीड के पार्टिकल्स को इस इलाके में से अगर गुजारोगे, निकालोगे, तो जिन पार्टिकल्स की स्पीड e बाय b के बराबर होगी, जिन पार्टिकल्स की स्पीड e बाय b के बराबर होगी, उन पार्टिकल्स को अनडिफ्लेक्टेड पास करना होगा। वो सारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे और बाकी पार्टिकल्स कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होके इधर उधर छट जाएंगे। ये सीधा स्ट्रीम यहां पर कौन सा मिलेगा? जो ve बाय b वाली वेलोसिटी लेकर आए थे, है ना, जो भी e बाय b से चल रहा था, केवल वही पार्टिकल सीधा निकलेगा, बाकी पार्टिकल छट जाएंगे। क्यों छट जाएंगे वो बताता हूं। देखो, पहले तो अपन ने बोला पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास होने के लिए पार्टिकल की स्पीड e बाय b के बराबर आनी चाहिए, तो ये रिजल्ट अपन ने ध्यान रख लिया। ठीक है, अब इसमें मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक वेलोसिटी सिलेक्टर में यहां बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और उसमें कोई 2 मीटर पर सेकंड से भी चल रहा है, 5 से भी चल रहा है, 10 से चल रहा है, 12 से चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, और मुझे केवल उन पार्टिकल्स को इस भीड़ में से अलग करना है जिनकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड थी। तो आप क्या करोगे? आप इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाओगे जिसमें E बाय B का रेशियो 8 सेट हो जाए। जिस स्पीड के पार्टिकल को आपको इस भीड़ से अलग करना है ना, आप E बाय B का रेशियो वही वाला सेट कर लो। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चूज ही ऐसी करो, लगाओ ही ऐसी कि E बाय B का रेशियो 8 मीटर पर सेकंड आए, तो ऑटोमेटिकली 8 मीटर पर सेकंड से चलने वाला तो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, और फिर 6 से चलने वाला, 7 से चलने वाला, 12 से 15 से चलने वाला, वो सीधे नहीं चलेंगे, उन पे कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन आएगा और वो अलग हो जाएंगे, वो भीड़ से अलग हो जाएंगे। ये अपना वेलोसिटी सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो इसमें नोटिस पॉइंट्स अपने क्या क्या है वो बताता हूं, है ना, अपना टेक अवे क्या है वो बताता हूं। तो गाइज, यहां पे जो भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में जिनकी स्पीड v इक्वल टू e बाय b के बराबर होगी, जिन जिन पार्टिकल्स की स्पीड v इक्वल टू e बाय b के बराबर होगी, उनका क्या होगा? दे विल पास अनडिफ्लेक्टेड। वो बिना इधर उधर किए सीधी लाइन पे चलते चले जाएंगे। फिर ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो e बाय b से, जो वैल्यू e बाय b से आ रही ना, उससे कम स्पीड से चल रहे होंगे। कुछ जैसे मान लो E बाय B आपने 8 मीटर पर सेकंड सेट किया था, बट कुछ पार्टिकल लोग ऐसे थे जिनकी स्पीड 6 थी, उनका क्या फ्यूचर है? तो जिनकी स्पीड E बाय B से कम है, नाउ गाइज अब देखना, जिनकी स्पीड E बाय B के इक्वल थी वो अनडिफ्लेक्टेड क्यों गए? बिकॉज उन पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स था QVB और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स था QE, वो कैंसिल आउट हुए थे। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स था QVB और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स था QE, वो कैंसिल आउट हुए थे, इसलिए वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गए। QE किस तरफ लगा था? डाउनवर्ड्स, और QVB sin 90, QVB किस तरफ लगा था? अपवर्ड्स। तो जिन पार्टिकल्स के लिए दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, वो तो सीधा निकल गया ये। अब जिनकी स्पीड E बाय B वाली वैल्यू से कम है, उनका क्या होगा? अब यार, इनकी स्पीड अगर कम है तो स्पीड डिपेंडेंट फोर्स कौन सा है? स्पीड डिपेंडेंट फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को तो स्पीड से मतलब ही नहीं है ना, तो स्पीड रिड्यूस करने से, है ना, कम स्पीड से जाते हुआ जो कोई पार्टिकल होगा उस पर कौन सी वाली फोर्स कम पड़ जाएगी? तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कम पड़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो वैसे भी QE लगनी है, तो वो तो स्पीड पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो जैसे ही जो पार्टिकल्स की स्पीड E बाय B से कम होगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से कम पड़ जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस QVB sin थीटा, तो V अगर कम है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कम पड़ गया।
दैट मीन्स वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी स्पीड जो है वो E/B से ज्यादा है। तो जिनकी E/B के बराबर थी उनमें तो QE और QV भी इक्वल हो गए, बट जिनकी स्पीड E/B से ज्यादा है उनका QVB डोमिनेट कर जाएगा ना, बिकॉज QE तो स्पीड डिपेंडेंट है नहीं, तो QVB डोमिनेट कर गया। तो उनका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से ज्यादा हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो वही मैं यहां पे शो कर रहा था, कुछ पार्टिकल्स जो काफी तेज चल रहे हैं, टू फास्ट, वो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की तरफ डाइवर्ट हुए। जो काफी स्लो चल रहे हैं वो नीचे की तरफ डाइवर्ट हुए, और जो एग्जैक्टली इसी स्पीड से चल रहे हैं वो सीधा निकल गए, है ना। तो ये अपना वेलोसिटी सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट रहता है। हमारा टेक अवे क्या है कि E और B के कॉम्बिनेशन में, E और B के कॉम्बिनेशन में से अनडिफ्लेक्टेड पास होने के लिए V इक्वल्स टू E/B इतना स्पीड रिक्वायर्ड है। ये डेफिनेटली अपने लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इतना स्पीड रिक्वायर्ड होगा तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा पाएगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट ये एक और चीज गाइज इसमें नोटिस करना है ना, ये पॉइंट डेफिनेटली आपको नोट करना है गाइज, कि जो ये V इक्वल टू E/B आया ना, इसमें E और B का जो रेशियो आ रहा है इसका यूनिट ऑब्वियसली V से मैच करना चाहिए। जब V बराबर E/B आया तो उसका यूनिट जो आएगा ना E/B का, वो V से मैच करेगा। अभी कई बार डायरेक्टली अपन को ना यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले फॉर्मेट के क्वेश्चंस में काम आ जाता है कि E/B का डायमेंशन किससे मैच कर, और हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने बैठ जाते हैं। तो ये ध्यान देना है गाइज दैट द डायमेंशन ऑफ E/B इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ V, और वो V का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड LT-1। ये आपका पॉइंट आ गया, है ना। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डायमेंशन ऑफ E/B जो है वो स्पीड से मैच कर रहा है, LT-1। तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला पूरा एस्पेक्ट मैंने आपको समझाया कि क्या ओवरऑल वर्किंग होता है, किस तरह से काम में आता है, और क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है वो देखो, ये अ चार्ज पार्टिकल विथ अ वेलोसिटी 2 into 10³ मीटर पर सेकेंड passes undeflected through an electric field and magnetic field in mutually perpendicular directions। आप देखो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में थे। ऐसे केसेस को क्रॉस्ड फील्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, जहां पर E और B इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री पे अपन ने लगा रखे थे, उसको क्रॉस्ड फील्ड भी बोल रहे हैं। यहां पे उसने ऐसे 90 डिग्री पे ही लगाने को बोला है E और B को। देन द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.5 टेस्ला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए वो निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइज कि E और B दोनों की प्रेजेंस में भी अगर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गया है तो ऐसा होने के लिए V का वैल्यू E/B के बराबर होना चाहिए, है ना। V का वैल्यू E/B के बराबर होना चाहिए। तो यहां से निकालना क्या आपने को, E निकालना है। तो यहां से E की वैल्यू आ रही है आपकी V मल्टीप्लाइड बाई B। तो V तो है आपका 2 into 10³ मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 1.5 टेस्ला, स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही ऑलरेडी। तो दिस इज 3000 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जो भी यूनिट्स है। तो 3 into 10³ न्यूटन पर कूलम, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो ऐसे क्रॉस्ड फील्ड्स में से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जहां पे परपेंडिकुलर लगा रखे हो, ऐसे क्रॉस्ड फील्ड में से अगर हमारा पार्टिकल जाए और अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए तो सीधा आपका रिजल्ट होगा कि भाई अनडिफ्लेक्टेड निकलने के लिए उसका V जो है वो E/B के बराबर होना चाहिए, तो ही वो जा सकता है। अच्छा, इसका ओवरऑल रिजल्ट कहां से आया है? इसका ओवरऑल रिजल्ट आया है E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। E इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस B, वो उसका मेन गवर्निंग रिजल्ट है। तो वो तो ध्यान रखना ही रखना है। और एक क्रॉस्ड फील्ड्स अगर हैं, सब 90 डिग्री वाला मैटर चल रहा है, तो ऐसे केस में अनडिफ्लेक्टेड निकलने के लिए ये अपना फॉर्मूला काम आ जाएगा जो वेलोसिटी सिलेक्टर वाली कहानी पे बेस्ड है ना। तो एक ये सिचुएशन हुआ। फिर देखो ये एक पॉइंट लेते हैं। इट सेज एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दे दिया +x में। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव y में। If a uniform magnetic field with the appropriate magnitude and direction also exists in the region, then the total force on the electron will be 0. Then the appropriate direction of magnetic field will be. अब इस केस में अगेन E ऑलरेडी लगा रखा है और ये कह रहा है
मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगाना चाहिए ताकि आपका नेट फोर्स जो आए वो जीरो आ जाए पार्टिकल पे। ना गाइस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लॉरेंस फोर्स जीरो होने के लिए, लॉरेंस फोर्स जीरो होने के लिए, आपका एफ नेट जीरो होने के लिए, देखो ये जो v इक्वल टू ई बाई बी है, ये तो वैल्यूज वगैरह निकालने में काम आएगा। डायरेक्शन वगैरह की बात हो रही नहीं, यहां तो कोई वैल्यू तो पूछ नहीं रहा आपसे। तो डायरेक्शन के लिए मैंने सबसे पहले क्या डिराइव कराया था कि लॉरेंस फोर्स जीरो होने के लिए E शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ V क्रॉस बी। ठीक है, अब ये अपन जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्वभाव कि जब V क्रॉस B कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है जिनका आपने क्रॉस किया है। ध्यान है ये रिजल्ट, जब आप V क्रॉस B कर रहे हो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अपन ने पहले भी यूज की है। तो इस केस में अब ये बोल रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगाएं ताकि नेट फोर्स जीरो हो पाए। तो देखो, अब इस केस में वेलोसिटी तो आपने यहां पे लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन देखें तो पॉसिबल डायरेक्शन जो है, देखो यार ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर देखें तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखनी है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग रखता हूं तब तो गड़बड़ हो जाएगा, कारण कि फिर तो V क्रॉस B जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पे चॉइसेस क्या क्या आ रही हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखो या तो आप प्लस जेड में रख सकते हो या आप माइनस जेड में रख सकते हो। अपने को ये चेक करना है कि किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B के ऑपोजिट आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B के ऑपोजिट आ रहा है। तो देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स लेता हूं, आउटवर्ड्स मतलब प्लस के कैप में, तो मतलब आउटवर्ड्स ये आपकी तरफ, आउट ऑफ द पेज, आपकी कॉपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आउट ऑफ द पेज, मेरे कॉन्टेक्स्ट में देखो आउट ऑफ द बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर लेता हूं तो V क्रॉस B किस तरफ आएगा, देखना V उधर है, B आपकी तरफ है, तो V क्रॉस B नीचे की तरफ आ रहा है ना। V क्रॉस B नीचे की तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो V क्रॉस B के ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आना चाहिए था, बट हमारे केस में तो नीचे दे रखा है। मैं मैग्नेटिक फील्ड को हिट एंड ट्रायल से यहां पे सॉल्व कर रहा हूं कि मैंने चेक किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता तो V क्रॉस B नीचे की तरफ आता और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ऊपर की तरफ होना चाहिए था, जो फिट नहीं बैठ रहा है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ले लूं, इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो V क्रॉस B देखना, V इस तरफ है, B अंदर है, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है। तो V क्रॉस B अगर ऊपर की तरफ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस वाई में, और वो सिचुएशन बैठ रही है। तो मैंने पहले पॉसिबिलिटीज देखी कि मैग्नेटिक फील्ड कहां हो सकता था। तो मैग्नेटिक फील्ड E के ऑपोजिट या अलोंग तो नहीं होने वाला है ना, बिकॉज ये लॉरेंस फोर्स जीरो होने के लिए B और E परपेंडिकुलर चाहिए। तो B और E Y के अलोंग दोनों तो नहीं हो सकते थे, तो ये चॉइसेस तो आपकी वैसे भी हट गई। फिर केवल इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज चेक करना था, तो मैंने दोनों ऑप्शंस लिए कि यार आउट ऑफ द पेज देखते हैं। आउट ऑफ द पेज देखा तो V क्रॉस B नीचे आया, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ गया, जबकि हमारे हिसाब से V क्रॉस B इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होना चाहिए। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स रखा, तो V क्रॉस B अब अपवर्ड्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आ रहा है। दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इनटू द पेज, ये अंदर की तरफ होना चाहिए। दैट बिकम्स योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली क्रूशियल होते हैं कि आप वेलोसिटी का या मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकें इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके। तो ये एक एस्पेक्ट अपन ने नोटिस किया। देन गाइस, नेक्स्ट सिचुएशन जो इसके अंदर अपन पिक कर रहे हैं, ये तो हो गया। Now it says an electron travels through a region of space with no acceleration. एक रीजन में से जीरो एक्सेलरेशन के साथ हमारा पार्टिकल क्रॉस किया। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट कंक्लूजन। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक रीजन में से बिना एक्सेलरेट किए क्रॉस कर गया, अनडिफ्लेक्टेड चला गया। भाई एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स जीरो रहा होगा, करेक्ट है ना। नेट फोर्स जीरो रहा होगा तो ये बोल रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखना है। नाउ बोथ E and B मस्ट बी जीरो इन दैट रीजन।
अब ना यहां प्रॉपरली आप समझना गाइज, ये मस्ट, मे, समटाइम्स, ऑलवेज बड़े क्रिटिकल टर्म्स होते हैं आपके स्टेटमेंट्स वगैरह वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में ये कह रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन से पास होने के लिए, अनडिफ्लेक्टेड पास होने के लिए ई और बी दोनों ही जीरो होने चाहिए। तो ये तो गलत है भाई। हम ऐसे भी केसेस देख चुके हैं जहां ई और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है, ई और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है। दैट मीन्स अनडिफ्लेक्टेड निकलने के लिए दोनों का जीरो होना नेसेसरी तो नहीं है भाई। दोनों जीरो होंगे तो पार्टिकल सीधा सीधा चला जाएगा, बिकॉज फोर्स लगाने वाला कोई होगा नहीं। बट फोर्स जीरो होने के लिए ये नेसेसरी तो नहीं है ना, ये तो बोल रहा है कि जीरो ही होने चाहिए, दोनों दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। दोनों प्रेजेंट होंगे तो भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, तो मस्ट बी जीरो तो गलत है। मे बी जीरो लिखता तो सही होता है। देन ई मस्ट बी जीरो बट बी माइट बी नॉन जीरो इन दैट रीजन, ये भी गड़बड़ है। अपन क्या बात कर रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड जाने के लिए ई और बी दोनों भी प्रेजेंट होंगे ना तो भी चलेगा, है ना। ये अपन जानते हैं ऑलरेडी कि दोनों प्रेजेंट होंगे तो भी चलेगा। और ये कह रहा है नहीं भाई, जीरो एक्सेलरेशन से जाने के लिए ई मस्ट बी जीरो, ई तो जीरो होना ही चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। जीरो कैसे होना चाहिए, हम तो ई और बी दोनों लगाकर भी पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड निकाल लेते हैं, तो ये बोल रहा है मस्ट बी जीरो, ये भी रिजेक्ट मारा। देन ई एंड बी माइट बोथ बी नॉन जीरो, सही बात है, ये हमें समझ में आती है, बट दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। अब ये हम सीख चुके हैं कि लॉरेंट्ज फोर्स जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फोर्सेस हों और तब भी पार्टिकल सीधा निकल जाए, ऐसा होने के लिए ई वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ई मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लॉरेंट्ज फोर्स जीरो होने के लिए ई एंड बी शुड बी परपेंडिकुलर, ये अपन जानते हैं, ठीक है। सो ई एंड बी माइट बोथ बी नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं, बट दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट है। ई एंड बी माइट बी नॉन जीरो बट दे मस्ट पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इससे काम नहीं बनेगा, इन दोनों के ऑपोजिट होने से काम नहीं होगा। मैं आपको यही बार बार समझाऊंगा अब कि इसमें लॉरेंट्ज फोर्स जीरो होने के लिए दोनों की प्रेजेंस में अनडिफ्लेक्टेड निकलने के लिए ये रिजल्ट है मेरा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो V क्रॉस B के ऑपोजिट है। एक बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B के ऑपोजिट है, और दूसरा सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड V के भी परपेंडिकुलर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड B के भी परपेंडिकुलर होगी। ये बातें आपको लॉरेंट्ज फोर्स जीरो करने में काम में आएंगे, और ये सवाल भी अपने उसी दम पर उसी बेसिस पे सॉल्व किया है, ठीक है। हो गया ये भी सॉल्व। नेक्स्ट देखो, now it says in a certain region static electric and magnetic field exist. The magnetic field is given, magnetic field दे रखा है, test charge moving with velocity वो दे रखा है, experience no force in that region, then electric field कितना होना चाहिए। एक रीजन जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नहीं बताया है, कौन से डायरेक्शन में, बस बी का वेक्टर दे दिया, वी का वेक्टर दे दिया और बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। तो अगेन ये भी आपका सेम सिचुएशन पे बेस्ड है कि बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूं ना, आप समझ गए होंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर दोनों की प्रेजेंस में वो बच के निकल गया है, दैट मींस ई शुड बी माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, ठीक है ना। तो आपको इस बार ये पूरा वेक्टर ही कैलकुलेट करना है, ना कोई वैल्यू अलग से निकालनी है, कि ना केवल डायरेक्शन की बात हो रही है, पूरे वेक्टर की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ वी क्रॉस बी सिंपल है, वी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो पहले तो वी क्रॉस बी तैयार करते हैं साहब। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पुरानी यादें, डिटर्मिनेंट मेथड ध्यान है सबको, ठीक है। करो आराम से, ये आई जे के लिखा अपन ने, अब वी क्रॉस बी करना है तो पहले वी का सामान भर दो। तो वी का सामान भरा तो ये वी नॉट तो ठीक है बाहर रहेगा ही, मैं केवल ये आई जे के लिख रहा हूं, तो 3 -1 और 2, और क्रॉस बी, बी का वो बी नॉट बाहर अलग कर लेते हैं, वो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 1 2 एंड -4, ये 1 2 एंड -4, ये डेटा भर दिया, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लूंगा तो ये प्लस आई कैप, यू नो दैट, इसको अपन प्लस माइनस प्लस ऐसे सॉल्व करते ना। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए यहां पे प्लस असाइन किया, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, तो वी हैव प्लस आई कैप
फिर वो डिटर्मिनेंट सॉल्विंग टेक्निक कि ये इसका रो और कॉलम हाइड किए, तो दिस इज 4 माइनस 4, तो ये तो 0 हो गया, माइनस जे कैप है ना, ये आपका प्लस 4 माइनस ये 4, तो ये 0 हो गया। फिर जे कैप वाला कॉलम और रो हटाया, तो दिस इज माइनस 12 माइनस 2, तो माइनस 14 प्लस के कैप, के कैप में ये कॉलम रो हटाया तो 6 माइनस माइनस 1, तो ये 7। तो आपका ओवरऑल V क्रॉस B जो आ रहा है उसमें V में बाहर ये V0 मल्टीप्लाई करना है और B में B0, तो ये हो जाएगा V0 B0, ये तो आएंगे ही, और अंदर आ जाएगा माइनस 14 J कैप माइनस 7 K कैप। ठीक है, करेक्ट है, सॉरी प्लस 14 J कैप हो गया ये। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए माइनस ऑफ V क्रॉस B, इसका नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव किया तो V0 B0 तो ठीक है, 14 J कैप माइनस 7 K कैप ठीक है, बाहर माइनस साइन चाहिए, तो बाहर माइनस साइन, और ये सॉरी ये आपका प्लस 7 K कैप है, प्लस 7 K कैप है, प्लस 7 है ना ये। तो अब ये V क्रॉस B आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ दिस, इसका नेगेटिव मतलब ये चौथे ऑप्शन में बैठ रहा है, दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल था, बस वो रिजल्ट जो मैंने बार बार यूज किया है ना, अब मेरे ख्याल से आपके मन में बिल्कुल सेट हो गया होगा कि लॉरेंट्ज फोर्स 0 होने के लिए, मतलब पार्टिकल के अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाने के लिए E शुड बी माइनस ऑफ V क्रॉस B, और E शुड बी माइनस ऑफ V क्रॉस B मतलब E को ये वाले फंडे फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके लॉरेंट्ज फोर्स 0 मिलेगा, राइट। देन एक और सिचुएशन बताता हूं इस पर बेस्ड, कि मान लीजिए मैंने इस इलाके में यहां पर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, B और E दोनों सेम डायरेक्शन में लगा दिए, और एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से V स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, और फिर ना इसका मुझे ट्रैजेक्टरी, उसकी डिटेल्स, उसकी पॉसिबिलिटीज वो रिपोर्ट करनी है कि इसकी ट्रैजेक्टरी की डिटेल्स क्या होंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी। मैंने इसमें B और E दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रखे हैं गाइज, तो क्या ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल सकता है? क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स अंदर से आएंगे? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, बिकॉज अनडिफ्लेक्टेड निकलने के लिए B और E हमें पैरेलल नहीं चाहिए। अनडिफ्लेक्टेड निकलने के लिए B और E परपेंडिकुलर होने चाहिए, अदरवाइज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड नहीं गुजर सकता था। तो यहां तो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा नहीं। तो पहले दोनों का इफेक्ट सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या असर डालेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या असर डालेगा। तो मान लीजिए दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो गाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज का क्या हाल करता? तो ध्यान आया, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है, वो वाला मैटर है, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है। तो जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया तो 3 केसेस पढ़े थे आपने, ये तीसरा केस वाला फोटो है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0, 90 या 180 के अलावा कुछ और है। तो ऐसे केस में पार्टिकल हेलिकल पाथ पे चलने लगता था, है ना। तो ऐसे केस में ये पार्टिकल हमारा हेलिकल पाथ पे चलने लग जाएगा, ये हेलिकल पाथ पे चलने लग जाएगा। अब ये वही वाला सिचुएशन है ना, आपको ध्यान आ गया होगा, इसका फील्ड के अलोंग यहां एक कंपोनेंट आएगा V पैरेलल, और ये फील्ड के परपेंडिकुलर आपका V परपेंडिकुलर। तो ये वही आपका अलोंग द फील्ड भी जाएगा और परपेंडिकुलर टू फील्ड भी है, तो हेलिकल पाथ चालू हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो हेलिकल पाथ होने वाला है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी वगैरह कुछ समझ नहीं आती साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ही फोर्स लगाना आता है, F बराबर QE। पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो भी और चलेगा तो भी, और वो किस तरफ लगेगा? तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं फोर्स देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा F इक्वल्स टू QE, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है F बराबर QE। दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस बार पार्टिकल पे फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं है। अपन जानते हैं V पैरेलल पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, और V परपेंडिकुलर के कारण सर्किल में घूमने लग जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो प्रॉपर हेलिकल पाथ होना था, वो हमें पता है, वो एक साइड हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल को राइटवर्ड फोर्स लग रहा है। दिस इंप्लाइज दैट V पैरेलल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग।
ठीक है, जब ओनली मैग्नेटिक फील्ड होता था तो V पैरेलल को मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं छेड़ता है, अपन जानते हैं फील्ड के अलोंग अगर वेलोसिटी होती है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती। बट इस बार V पैरेलल को किसने छेड़ा? V पैरेलल को इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बदल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अलोंग द फील्ड लग रहा है ना, आगे की तरफ लग रहा है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट बढ़ेगा, और यहां वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा है? तो V पैरेलल है। और V पैरेलल अगर इंक्रीज होगा तो दोस्तों उसके हेलिक्स में पिच याद आ रहा है? उसके हेलिक्स में पिच हुआ करता था V पैरेलल इनटू टाइम। पन्ने पलट के देखो, तो अगर ये V पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर V पैरेलल बढ़ेगा तो इसका पिच भी लगातार बढ़ता रहेगा। दैट मींस इट इज गोइंग टू बी अ हेलिकल पाथ है ना, हेलिकल पाथ तो होगा विथ इंक्रीजिंग पिच, विथ इंक्रीजिंग पिच। देखो बाउंसर तो नहीं गया है ना, हेलिकल पाथ में जाएगा विथ इंक्रीजिंग पिच, पिच लगातार बढ़ते जाएगा। क्यों? बिकॉज अलोंग द फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स राइट वर्ड्स लग रहा है, तो इस तरफ वाली स्पीड को इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रही है, और V परपेंडिकुलर के कारण सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, तो ये ऐसा एक हेलिकल पाथ बन रहा है। ये पिच हुआ, फिर ये पिच और इंक्रीज हो गया, फिर पिच और इंक्रीज हो गया, ऐसा एक हेलिकल पाथ बनना है विथ इंक्रीजिंग पिच। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस को इस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सकता है। वेलोसिटी सिलेक्टर वाले मैटर में अप्लाई कर सकते हैं, लॉरेंस फोर्स को जीरो करने वाले मैटर में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत अनेकों केसेस मैंने आपको दिखा दिए, एंड मेरे हिसाब से बात आपके मन में सेटल हो गई होगी कि इफेक्टिवली क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, क्या मैं समझाना चाह रहा था, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी सवाल बनेगा, बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसके अंदर होना चाहिए, राइट। सो गाइज वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेक्शन। लॉरेंस फोर्स वाली कहानी, वेलोसिटी सिलेक्टर वाली कहानी अपनी खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, उस मैटर पे अपना डिस्कशन होगा। तो तब तक आप ये लेक्चर 8 जो है इसका प्रैक्टिस शीट, इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह, इसका थियोरी एक बार पूरा रैप अप कर लो। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक की सारी थियोरी एक बार गो थ्रू कर लो, यहां तक की कहानी को पूरा अब्सॉर्ब करो, और अगली बार फिर लेक्चर 9 में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो तब तक कीप वर्किंग हार्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।